अलीशा कबीर को ढूंढ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को मानसी की सच्चाई कैसे बताए। लेकिन जैसे हालात थे और मानसी को जैसा बात करते अलीशा ने सुना था, उसको देखते हुए कबीर को ये बताना जरूरी भी था। कबीर अभी गार्डन में बैठ के सुबह की धूप ले रहा था। अलीशा ने सबसे पहले कबीर से उसके और एसपी के बीच हो रहे कोल्ड वॉर का कारण पूछा। कबीर ने उसको खुले दिल से बताया कि मास्टर जियो की मदद के कारण वो अभी एसपी के निशाने पर आ गया है, क्योंकि मास्टर जियो को एसपी बर्बाद कर देना चाहता है। मगर क्यों करना चाहता है ये कबीर अलीशा को नहीं बताता है। हालांकि कबीर को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि अलीशा आज अचानक से कैसे इन सब बातों को उससे पूछ रही है। इसके बाद अचानक से जब इस टॉपिक पर बात खत्म हो गई, तब अलीशा ने कबीर को वो बताया जो वो उसको बताने आई थी। उसने बहुत आराम से कबीर को बताया कि मानसी ने उसके रिपोर्ट को लीक कराया था। अलीशा को लगा था कि वो ही कबीर को चौंका सकती है, मगर यहाँ पर तो बात ही अलग थी। कबीर ने बहुत आराम से फिर अलीशा को बताया कि उसको ये बात बहुत पहले से पता है। अलीशा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुई। आखिर में अलीशा ने कबीर को ये भी बताया कि मानसी एसपी को बताने जा रही है कि मास्टर जियो के साथ तुम्हारे रिश्ते हैं। तब कबीर ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि एसपी से अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने एसपी का इंतजाम कर दिया है। तब अलीशा ने कबीर को सुझाया कि उसके पहले घर के लोगों के दिल से एसपी का डर निकालना होगा। कबीर अलीशा की इस बात से सहमत हो गया और मानसी के सवाल को काटने के लिए खुद को तैयार करने लगा। उधर मानसी बहुत आराम से तैयार होकर एसपी ऑफिस तरफ निकलने लगी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मानसी की मां ने उसको इस बार परिवार को बचा के चलने की नसीहत दी थी। मानसी इस बात से अनजान थी कि कबीर को उसके पूरे प्लान का पता है, मगर कबीर ने भी मानसी को टोका टोका नहीं था। वो भी देखना चाहता था कि मानसी किस हद तक जा सकती है। आज कबीर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। आज उसको उन लोगों को समझाना था जो अपनी भी बात नहीं सुनते थे। मगर कबीर अब इंतजार कर रहा था कि मानसी पहले चली जाए। वो उसके सामने कोई बात नहीं करना चाहता था। मानसी बहुत चोरी से घर से बाहर चली गई थी। उसके साथ उसका ड्राइवर नहीं था। वो अकेली ही बैठी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। ऐसे भी वो नहीं चाहती थी कि उसके एसपी से मिलने की बात किसी और को पता चले। इसी कारण उसने अपना ड्राइवर नहीं लिया था। मानसी के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था कि इतनी सुबह में एसपी साहब उससे मिलेंगे भी कि नहीं। मगर वो इस बात को भी जानती थी कि अगर एसपी ने नहीं मिलने को कहा तो उसके पास उसके ना को हाँ करने का क्या उपाय है। मानसी का मन अभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वैसे भी जब बात कबीर को नीचा दिखाने की हो, वो कभी भी आत्मविश्वास से भर जाती थी। अगर मानसी इतनी मेहनत अपने ऑडिशन के लिए कर ली होती तो उसका सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन मानसी मैडम को कहां ये बात समझ में आने वाली थी। सुबह की शांत धूप से गुजरते हुए मानसी अपने कारवां के साथ एसपी ऑफिस आ गई। मानसी अपनी लाइफ में सबसे पहली दफा आई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उसको पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करके एसपी साहब से मिल सकती। जैसा कि हमले के बाद से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कोई भी अंदर नहीं आने दे रहा था। मानसी का दिमाग अब बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसको कभी भी इंतजार करने की आदत नहीं थी। वो इंतजार कराती थी, करती नहीं थी। कुछ देर बाद जब सब क्लियर हुआ, तब मानसी को मौका मिला कि वो एसपी से मिल सके। जैसा कि उसको उम्मीद थी, एसपी साहब ने उससे पहले मिलने को मना कर दिया था। मगर अलीशा ने रास्ते में ही इस बात का सलूशन निकाल लिया था। उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया। जब उसके लिए दरवाजे नहीं खुले तो उसने सिपाही से ये कहने को कहा कि उसके कबीर और मास्टर जियो से जुड़ी हुई कोई बात है। वो जानती थी कि एसपी साहब को बाहर लाने का यही रास्ता है। जैसे ही एसपी साहब के पास ऐसी खबर गई कि कोई सारस्वत परिवार से मास्टर जियो और कबीर के बारे में कुछ बात करने आया है, पहले तो एसपी साहब को यकीन नहीं हुआ, मगर बाद में वो खुद बाहर आकर
मानसी को अंदर लेकर चले गए। एसपी जब मानसी के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई सारस्वत से खुद मास्टर जियो और कबीर के बारे में बात करने आया। उनको तो दिमाग में ये भी लग रहा था कि हो सकता है ये मास्टर जियो की कोई चाल हो, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बिना बात को जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। एसपी साहब ने मानसी को उनके ऑफिस में इंतजार करने को कहा और खुद थोड़ा तैयार होने चले गए। जब कुछ पल बाद एसपी साहब तैयार होकर आए तो उन्होंने पाया कि मानसी उनके ऑफिस को बहुत घूर के देख रही थी। एसपी साहब को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो इस बात को समझ गए थे कि मानसी आज पहली दफा एसपी ऑफिस में आई है। उन्होंने अपने गले की आवाज से मानसी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए पूछा कि क्या बात है, उसके यहाँ आने का क्या कारण है। मानसी पहली बार किसी ऑफिस में बैठकर एसपी से बात करने जा रही थी। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि वो एसपी साहब को कैसे अपना किस्सा सुनाए। वक्त कम था तो उसने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने कबीर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मानसी ने बहुत अच्छे से एसपी साहब के सामने कबीर के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कहा। वो हर तरफ कबीर को बेकार किस्म का इंसान साबित करने पर तुली हुई थी। जैसे कि वो एसपी को बता रही थी कि कबीर ने कैसे गरीब की जिंदगी के बाद पैसों के लिए अमीर घर के लड़के से शादी की है। बाद में भी वो किस तरह से अपने खर्चे के लिए सारस्वत परिवार का इस्तेमाल किया था। एसपी बहुत देर तक खामोशी से मानसी की बातों को सुनता रहा, मगर जब उसको पता लग गया कि मानसी की गाड़ी कबीर से आगे नहीं जा रही है तो उसने मानसी को टोकते हुए कहा, मिस आपको आगे की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कबीर अपने घर में क्या करता है, वो कितना उठा या गिरा हुआ इंसान है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे केवल इस बात में इंटरेस्ट है कि उसका मास्टर जियो के साथ क्या लेना देना। एसपी के टोकने पर मानसी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने एसपी साहब को सही चीजें बताना शुरू किया कि कबीर अभी मास्टर जियो से रोज बात करता है। वो मास्टर जियो से जब भी बात करता है आपका नाम जरूर से आता है। ऐसा लगता है कि वो लोग किसी प्लान के बारे में बात करते हैं। जब एसपी ने प्लान के बारे में सुना तो उससे पूछा कि किस तरह का प्लान। तब मानसी ने बताया कि शायद से कबीर मास्टर जियो के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस ओपन करने वाला है। यही नहीं, वो लोग आगे चलकर सारस्वत ग्रुप को भी इस बिजनेस में लपेट लेंगे। एसपी को मानसी की बात बहुत ज्यादा अटपटी लगी, मगर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में एसपी साहब ने मानसी से साफ साफ पूछा कि उसने क्या क्या सुना है। मानसी ने नाटक करते हुए एसपी को बताया कि वो लोग आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश की बात कर रहे थे और बार बार किसी अतुल का नाम ले रहे थे। एसपी साहब के लिए इतना इशारा काफी था कि अतुल को उठाने के पीछे कबीर का ही हाथ था। एसपी को तो इस बात का शक पहले से ही था, मगर अब जब मानसी ने इस बात को कंफर्म कर दिया तो एसपी समझ गए कि पूरी की पूरी साजिश का सूत्रधार कबीर ही था। मगर अभी भी एक बात की फांस थी कि कबीर को तो एसपी ने मना किया था, तब वो मास्टर जियो से कैसे बात कर सकता है। एसपी के दिमाग में जब ये बात आई तो उसने बहुत आराम से मानसी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब मानसी ने बताया कि कबीर बहुत ज्यादा जिद्दी आदमी है। वो अपनी वाइफ के सिवा किसी की बात नहीं मानता है। मास्टर जियो ने कबीर को एक फोन भी दिया है जिससे कि कबीर उनसे हर वक्त बात कर सके। एसपी को अब धीरे धीरे सारा खेल समझ में आने लगा था। उसको मास्टर जियो और कबीर ने मिलकर बेवकूफ बनाया था, मगर ये बात को एसपी साहब भी समझते थे कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, उनके हाथ से कमान निकल गई है। दूसरी तरफ कबीर अब अचानक से घर के अंदर आ गया था। उसके सामने अभी सब लोग खाने की टेबल से खाना खाकर वापस आए थे। कबीर को अभी जो बात करनी थी उसके लिए अभी उसको 3 लोगों की तलाश थी। पहले थे शंभुनाथ सारस्वत, प्रणव सारस्वत और केशव सारस्वत। अभी बड़े घर के हॉल में सभी मौजूद थे। उन्होंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कबीर आया हुआ है, मगर जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे कई सवालों से भर गए। कबीर का इस वक्त यहाँ आने का मकसद किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब कबीर एकदम से पास आ गया तब उसने पहले बहुत गौर से सबके चेहरे को देखा। वो उनको देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि उनके चेहरे पर कहीं डर तो नहीं। जब सब कुछ उसको ठीक लगा तब अचानक से केशव ने कबीर से पूछ लिया कि क्या बात है, वो यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है, क्योंकि उसके साथ भी काजल नहीं थी। कबीर ने बहुत आराम से जवाब देते हुए बताया कि अभी उसको जो बात करनी है उसके लिए काजल का होना जरूरी नहीं है। तब कबीर ने सब लोगों से
उनके एसपी के डर के बारे में पूछा। शंभुनाथ समझ गए थे कि कबीर क्या बात करने आया है। उन्होंने एसपी के पहले मास्टर जियो का मुद्दा उठाते हुए कबीर को समझाया कि अभी के हालत के हिसाब से उनके साथ रहना सही नहीं है। तब कबीर ने उनको समझाते हुए कहा, वो मास्टर जियो को सारस्वत ग्रुप का अगला इन्वेस्टर के तौर पर देख रहा है। ये सुनते ही घर के लोगों की हालत पतली होने लगी। कबीर भी इस बात को समझ पाता। उसने तब बहुत आराम से समझाया कि मास्टर जियो दुनिया के लिए बुरे हैं, मगर वो सारस्वत परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। बात सही भी थी। आज तक शंभुनाथ सारस्वत ने कभी भी मास्टर जियो के कारण कोई तकलीफ नहीं उठाई थी। तब आखिर में शंभुनाथ ने कबीर के सामने एसपी की बात रखी। तब कबीर ने अचानक से अपना फोन निकाला और घर के लोगों को एसपी का वीडियो दिखाया, जिसमें वो गैर कानूनी हथियार को उठा रहे थे। ये वही वीडियो था जिसको आरके ने शूट किया था। इसको देखने के बाद सारस्वत परिवार के लोग समझ गए कि उनके पास एसपी के खिलाफ बहुत तगड़ा सबूत है। अब यानी कि डरने वाली बात नहीं थी। साथ कबीर ने कंपनी के भले के लिए मास्टर जियो के इन्वेस्टमेंट का ऑफर मंजूर किया था। कबीर ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया था। अब उसको एसपी का कोई भी डर नहीं था। घर के लोग भी अब कॉन्फिडेंस में लग रहे थे। इससे पहले कि कबीर कहीं और जाता, अचानक से वहां पर एसपी आ जाता है। वो कबीर से अभी बहुत ज्यादा बात करने को नहीं आया था, मगर हाँ, वो कबीर को इतना याद जरूर दिलाता है कि उसने मास्टर जियो का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर यही साथ वो उसका दे देता तो बहुत आसान हो सकता था। एसपी को गुस्सा करता हुआ देख सारस्वत परिवार के लोगों को भी बुरा लग रहा था, मगर कबीर ने अभी सबको खामोश रहने को कहा था। कबीर ने पहले तो बहुत देर तक एसपी की धमकी को सुना, मगर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एसपी को खामोश रहने का इशारा किया और बोला कि घमंड नहीं करना चाहिए। यही वो घमंड है जो उसके लिए जहर बन गया है। उसने कबीर को उल्टा चिल्लाते हुए कहा कि वो कबीर को देख लेगा। वो एसपी को बताती है कि कबीर मास्टर जियो जैसे गैंगस्टर से मिलता है और फोन पर घंटों बात करता है। इसके बाद उसने एसपी को सारस्वत परिवार के मुखिया को बचाने की कहानी भी सुना दी। वो हमारे बिजनेस को हथिया कर उसमें गैर कानूनी काम को शामिल करना चाहता है। कबीर घर वालों को समझाता है कि एसपी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो ऐसे आदमी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा जिसने उसकी जान बचाई हो। वैसे भी एसपी आप लोगों को भड़काकर मेरे और मास्टर जियो में दरार डालने की कोशिश कर रहा था। घर वाले उसे समझाते हैं कि वो बड़ा अफसर है। तब कबीर कहता है, उसकी चिंता मत करिए, एसपी उनको परेशान नहीं कर पाएगा और न ही धमकाएगा। इसके बाद एसपी कबीर से मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम ही मास्टर जियो के सारे प्लान के पीछे थे। मुझे शुरू से शक था, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम जो दिखते हो वो नहीं हो। कबीर उससे कहता है कि तुम जो भी जानते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं चाहूँ तो तुमको अभी सबक सिखा दूं, लेकिन कल सुबह तक वेट करो, तुमको सब मिल जाएगा। आज एसपी ऑफिस में बहुत चहल पहल थी। सारे पुलिस वाले आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज एक पुलिस वाले के बेटे का जन्मदिन था। इसलिए वो सभी को मिठाई और समोसे खिला रहा था। सभी मिठाई और समोसे खाते हुए उससे उसके बेटे के बारे में बात भी करते जाते। एसपी ऑफिस का माहौल खुशनुमा था, लेकिन एसपी खुश नहीं था। वो सिर्फ अपने साथ वालों का साथ दे रहा था। उसके दिमाग में अभी भी मास्टर जियो, अतुल और अपने डीआईजी की बातें गूंज रही थी। वो अब उन सब में आरके की बात और जुड़ गई कि शहर में चुपचाप रहो और तुम अपना काम करो और हम अपना काम करें। उसने धमकी भी दी थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो हमें ठीक नहीं लगा तो ये वीडियो पूरे मीडिया में नाचेगी, जिससे तुम दंगे हो जाओगे। एसपी ये सब सुनकर खुश नहीं हो पा रहा था। तभी एसपी आश्चर्य से देखता है कि सामने से डीआईजी साहब चले आ रहे हैं। उनके आते ही जन्मदिन का सारा जश्न तितर बितर हो जाता है। पूरा ऑफिस शांत हो जाता है, जैसे टीचर के आने से कक्षा में बच्चे शांत हो जाते हैं। उसने उनके आते ही कहा, सर आप? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वैसे मैं ये खबर तुमको फोन पर भी दे सकता था, पर मैंने तुमसे मिलकर ही इन्फॉर्म करना ठीक समझा। डीआईजी साहब ने सस्पेंस बनाते हुए कहा, सर कैसी खबर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बात है? एसपी ने उत्सुक होकर पूछा। तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी साउथ गोवा में। आज तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन है। डीआईजी ने अपनी बात कह डाली।
पर सर ये कैसे हुआ? अभी मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, फिर ये एकदम से ट्रांसफर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एसपी ने बहुत हैरानी से कहा। ये तो डिपार्टमेंट की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे अब ये मानना पड़ा क्योंकि मुझ पर प्रेशर था। डीआईजी ने एसपी को सफाई दी। देखो गौतम, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे और ईमानदार अफसर हो, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि किससे भिड़ना और किससे नहीं। तुम्हें शिमला में रहकर मास्टर जियो से पंगा लेना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये सही बात है, पर तुम्हारी फैमिली है जिसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अभी तुम जवान हो, जोश है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबक लो और नई जगह पर अच्छा करो, और हाँ, नहीं करो तो मुसीबत मत खड़ी करना अपने लिए, डीआईजी ने समझाते हुए कहा। तो सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि सब जानकर मैं देखता रहूं, अपनी आंखें मूंद लूं? एसपी ने डीआईजी से सवाल किया। तुम्हें अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल करना होगा, तब तुम बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि तुम ईमानदार, बहादुर और चालाक भी हो। पर हर बार लड़ाई करना जरूरी नहीं है। वो भी गई है तो उसे बहुत लंबा घसीटकर नुकसान में मत रहो। जो भी करो उसमें अपना फायदा भी देखो। और रही बात आंख मूंदने की, तो हर बार तुरंत प्रतिक्रिया भी मत दो। सही समय आने दो, तब फैसला करो। अभी तुम आगे बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तुमसे भी अच्छे मिलेंगे जो तुमको तुम्हारे ही खेल में हरा सकते हैं। इसलिए भ्रम में मत रहो कि तुम ही सब जानते हो। डीआईजी आज अपना सारा अनुभव एसपी को बांट देना चाहते थे। एक हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा था। तुमने जो इज्जत कंसाइनमेंट पकड़कर कमाई थी, वो भी अब जनता में नहीं है, क्योंकि मीडिया में तुम्हारे गुस्से वाली फुटेज चारों तरफ वायरल थी। इसके बाद तुम्हारे घर पर हमला, ऑफिस में हमला, अतुल का छूटना, उसके किडनैपर का छूटना, तुम्हारी मास्टर जियो की नाकाम रेड के बाद तुम्हारा यहाँ से जाना ज्यादा बेहतर है। अब तुम्हें मास्टर जियो और अतुल से छुटकारा मिल जाएगा। डीआईजी ने एसपी को वहां से जाने के लाभ गिनाए, ताकि वो वहां से खुश होकर जाए। डीआईजी को मन ही मन एसपी से सहानुभूति थी, क्योंकि वो ईमानदार था। हालांकि उसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन वो उसके जीवन का सबसे बहादुर अफसर है, और शायद उसी बात की कीमत चुका रहा था। डीआईजी के जाने के बाद एसपी के ट्रांसफर की खबर सब जगह फैल गई थी। अभी तक जो अफसर एसपी को कोसते थे, लेकिन ये जानने के बाद उन्हें बुरा लगा। शायद मानव का स्वभाव है कि हमें बिछड़ते वक्त ही व्यक्ति की अहमियत समझ आती। एसपी के जाने से ज्यादातर लोग दुखी थे, क्योंकि इतने सालों कोई एक ऐसा अफसर आया जिसने उनके शरीर में उत्तेजना भर दी। एसपी के समय खूब एक्शन हुआ, नहीं तो पूरी जिंदगी भर वे बंदूक चलाना भी भूल चुके थे। एसपी एक संवेदनशील व्यक्ति था, जिसने सभी का सम्मान किया था, चाहे शहीद का सम्मान हो या फिर अपने लोगों का ख्याल हो। उन्होंने अच्छे कप्तान की भूमिका निभाई थी, इसलिए छोटे से कार्यकाल को हमेशा याद करा जाने वाला था, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मास्टर जियो के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत दिखाई, जबकि अधिकतर लोग टुकड़ों पर पलना पसंद करते हैं। एसपी को भी अपने पुलिस वालों से लगाव हो गया था, इसलिए उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी सोच रहा था कबीर और मास्टर जियो से एक आखिरी बार मिला जाए, और अब तो उसका ट्रांसफर भी हो गया था। उसने मन बना लिया कि शाम को वो उनसे मिलेगा। दरअसल मास्टर जियो ने जिस नेता से बात की थी, जिसका नाम नरवाल था, उसने अपना काम कर दिया था। उसने सबसे पहले डीआईजी को फोन करके सारी बातों की रिपोर्ट ली थी, साथ ही साफ कर दिया था कि उसे शांति चाहिए। डीआईजी और एसपी की बातों से नेता को लगा कि ये लोग नहीं मानेंगे, इसलिए उसने होम मिनिस्टर को फोन करके सिचुएशन बता दी, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसके इतना बड़ा बनने में नरवाल का भी हाथ था, इसलिए उसे नकारा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के लिए जरूरी था कि इतनी उथल पुथल ना हो, क्योंकि इलेक्शन कुछ महीनों में ही थे। इसलिए होम मिनिस्टर ने डीआईजी को साफ कर दिया, इसका ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दो। इसके साथ ही एसपी का ऑर्डर हुआ। इसमें डीआईजी को भी फायदा था, क्योंकि आने वाले समय में होम मिनिस्टर उसे प्रमोशन दिलवा सकते थे। इधर कबीर ने मास्टर जियो को मिलने को बुलाया। वो आज कुछ ठीक महसूस कर रहा था, साथ ही वो इसी बहाने बाहर निकलेगा, क्योंकि बहुत दिन से वो बोर हो गया था। इसी बहाने मास्टर जियो उसे वो प्रॉपर्टी भी दिखा देते जो उन्होंने नरवाल के लिए रखी हुई थी। मास्टर जियो ने अपने ड्राइवर को कबीर को लेने भेज दिया था। जैसे ही कबीर आया, मास्टर जियो ने उसका स्वागत किया। पहले से काफी स्वस्थ दिख रहे हो, मास्टर जियो ने कबीर को देखकर बोला। हाँ, लग तो रहा है, बस पूरी तरह से ठीक होने के इंतजार में हूं, कबीर ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए मास्टर जियो से कहा।
कबीर, मैंने तुमको कुछ जरूरी बातों के लिए बुलाया है, मास्टर जियो ने बड़ा गंभीर होते हुए कहा। बोलिए मास्टर जियो, क्या बात है? कबीर ने उत्सुक होते हुए कहा। पहली बात तो यही है कि अतुल ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि उसने अपनी दुश्मनी के लिए उसकी रिपोर्ट बनाई, पर अब वो इसको झुठला नहीं सकता। मास्टर जियो ने अपनी चिंता जाहिर की। आप चिंता ना करें, अगर वो अभी तक माना नहीं है तो कल मान जाएगा, क्योंकि कल मैं खुद उससे मिलूंगा। मैं उसको पहले प्यार से बताऊंगा, अगर नहीं माना तो मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे उसे मानना ही पड़ेगा। कबीर ने आश्वस्त होकर कहा। दूसरी बात यह है कि एसपी वाला काम भी हो चुका है। मेरी नेताजी के पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई थी। उसने बोला कि नेताजी ने डीआईजी और होम मिनिस्टर से बात कर ली है। आज या कल उसका ट्रांसफर लेटर आता होगा। अब उससे हमारी जान छूटी, मास्टर जियो ने कबीर को बताया। बढ़िया है, बहुत जिद्दी था। जाते वक्त भी कोई प्लान न सोच रहा हो, कबीर ने मजाक में कहा। हम पारस को कैसे वापस लेकर आएंगे? कब लाया जाए उसे, क्योंकि बहुत काम में मदद रहती थी। मास्टर जियो ने पारस के बारे में सलाह लेनी चाहिए। अभी कंसाइनमेंट की बात को मात्र 15 दिन भी नहीं हुए हैं। हमको सावधान रहना होगा। हम इस एसपी के जाने का इंतजार करते हैं। इसके बाद हम तब नए वाले को अपने साथ मिला लेंगे। पारस को कुछ दिन में ही बुला लेंगे। वैसे भी पुलिस के पास कोई सबूत है नहीं, सिर्फ अनुमान है। कबीर ने पारस के मामले को स्पष्ट किया। पैदल चलते हुए एक शानदार जमीन के सामने पहुंचकर मास्टर जियो ने कहा कि यही जमीन नेता को दे दी है। जमीन को निहारते हुए कबीर बोला, वो तो माला माल हो गया मास्टर जियो। ये 70 लाख की है, बाकी 30 लाख पार्टी फंड में डलवाए। मास्टर जियो ने एक्सप्लेन किया। अच्छा है, काम कर दे तो और भी अच्छा है, कबीर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा। आप मास्टर जियो ऐसा करिए कि सिर्फ गैर कानूनी धंधों के भरोसे मत रहिए। आपने कुछ लीगल बिजनेस डाली ताकि आप अपनी लग्जरी लाइफ को जस्टिफाई कर सकें। साथ ही आपको अपने आदमियों को खून खराबा कम करने को कहना होगा, ताकि आपको एसपी जैसा भी कोई फंसा नहीं सके और धंधा एकदम चौपट न कर सके। कबीर ने मास्टर जियो को सलाह दी। ठीक है, मैं रियल एस्टेट फर्म डालता हूँ, मास्टर जियो ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं भी जल्द ही सारस्वत फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, कबीर ने अपनी खबर भी दी। अच्छा, ये तो खुशी की बात है, पर कैसे? मास्टर जी ने जानना चाहा। सब शंभुनाथ जी का कमाल है। उन्होंने ही मेरे सभी लालची फैमिली वालों को समझाया कि सिर्फ मैं ही उनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस दिलवा सकता हूँ। इसलिए सारे के सारे लोग जो मुझे फैमिली में रखने को तैयार नहीं थे, बाद में वे सब मुझ पर सहमत हो गए। साथ ही फैमिली में उनकी बात भला कौन काटता, कबीर ने क्लियर किया। वे लोग बात कर ही रहे थे, तभी एसपी का फोन मास्टर जियो को आता है। एसपी फोन से ही कहता है, मुझे आपसे मुलाकात करनी थी। मैंने आरके को कहा भी था। एसपी ने मास्टर जियो को इनवाइट करते हुए कहा। पर क्यों? मास्टर जियो ने शंका से पूछा। पहली बात तो मुझे आपसे वीडियो जो आपने आरके के जरिए बनवाई थी उसके बारे में बात करना था। इसके अलावा मेरा आज ऑफिस में आखिरी दिन था, तो आखिरी मुलाकात ही कर लेते हैं, एसपी ने मिलने के कारण गिनाते हुए कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पर आप गालियां तो नहीं देंगे एसपी साहब? मास्टर जियो ने मजाक किया। और हाँ मास्टर जियो, हो सके तो आप कबीर को भी ले आइएगा, एसपी ने जल्दी से कुछ याद करते हुए कहा। ठीक है, कोशिश करता हूँ उसे भी साथ लाने की, मास्टर जियो ने भरोसा देते हुए कहा। इसके बाद फोन कट गया। कबीर और मास्टर जियो दोनों सोच में पड़ गए थे। एक तरफ एसपी के जाने से खुश थे, लेकिन वो शाम को उसके घर जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एसपी एक जिद्दी व्यक्ति है जो कि किसी भी हाल में हार नहीं मानता है। इसलिए मास्टर जियो को एसपी द्वारा अपने घर बुलाना एक सोची समझी चाल लगती है। दोनों ही लोग सोच नहीं पा रहे थे उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। एक तरफ तो एसपी की आखिरी मुलाकात थी जिसके लिए उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एसपी का अभी तक का रिकॉर्ड से थोड़ा डाउट होना लाजमी था। क्या एसपी का कबीर और मास्टर जियो को घर बुलाना प्लान है? कबीर और मास्टर जियो एसपी के घर उसके शिमला में उसकी आखिरी शाम को उससे मिलेंगे या नहीं? ऑफिस में एक पुलिस वाले के बेटे का जन्मदिन होने के कारण मिठाई और समोसे की पार्टी चल रही थी, जिससे एसपी के ऑफिस में बहुत चहल पहल थी। एसपी उनकी खुशी में हिस्सेदार तो था, परंतु वो मन से अतुल मास्टर में ही उलझने के कारण खुश नहीं था। अचानक उसके ऑफिस में डीआईजी आ धमकता है, उसके ट्रांसफर की खबर सुनाता है। एसपी को सिर्फ कुछ ही महीने आए हुआ था, इसलिए वो डीआईजी से ट्रांसफर होने का कारण पूछता है। डीआईजी उसे बताता है कि उसने गलत आदमी पर हाथ डाला था और इतना एक्शन नेताजी को पसंद नहीं आया, इसलिए चुनाव से पहले तुम्हें हटा दिया। साथ ही डीआईजी ने उसे सलाह भी दी कि हमेशा जोश काम नहीं आता, सही वक्त पर सही फैसले से ही आदमी कामयाब होता है।
वो ये भी कहता है कि वो भी पहले ऐसा ही था, पर समय के साथ सीख गया। तुम भी सीख जाओगे। ये कहकर डीआईजी चला जाता है और ऑफिस दुखी है क्योंकि एसपी ने उन्हें काफी मेहनत करवाई थी, पर अब यही चीज वे मिस करने वाले थे। मास्टर जियो और कबीर मिलने आए थे। कबीर ने अतुल से अपना काम करवाने हेतु खुद मिलने का फैसला किया। साथ ही मास्टर जियो को कुछ लीगल बिजनेस चालू करने की सलाह दी, जो कि एसपी जैसे ऑफिसर आ जाने पर चलता रहे, उसकी जिंदगी को ढक भी सके। इन सब के बीच एसपी आखिरी मुलाकात के लिए मास्टर जियो और कबीर को बुलाता है, जबकि मास्टर जियो को लग रहा था कि चाल है। मास्टर जियो और कबीर आपस में डिस्कस कर ये फैसला करते हैं कि उन्हें आखिरी समय पर एसपी के घर जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमें वहां जाकर सावधान रहना होगा क्योंकि एसपी की चाल भी हो सकती थी। दोनों लोग एक साथ ही कार में बैठकर एसपी के घर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एसपी के घर के पास थी। कार से उतरकर उन्होंने दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। एसपी ने खुद आकर गेट खोला। आइए कबीर, आइए मास्टर जियो। एसपी ने दोनों का स्वागत किया। एसपी ने शराब की बोतलें निकालते हुए कहा, रम पियेंगे आप लोग? चलेगा, कबीर ने हामी भरी। एसपी ने 3 बैग बनाते हुए कहा, आप दोनों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। मास्टर जियो ने औपचारिक होते हुए कहा, आपने बुलाया, हमें तो आना ही था। कबीर ने मास्टर जियो से पहले ही मना कर रखा था कि कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए मास्टर जियो ने बैग ले लिया और पिया नहीं। जब एसपी ने देखा तो पहले खुद अपना बैग पिया ताकि विश्वास आ जाए कि इसमें कुछ मिला नहीं है। बैग बढ़ाते हुए एसपी ने कहा कि मैं यहाँ से कल ही जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारी नहीं बनती थी, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तब आप मेरी वीडियो डिलीट करवा दीजिएगा। इस सब की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप बीच में नहीं आते। अब आप जा ही रहे हैं तो उस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास्टर जियो ने जवाब दिया। आखिरी रात है इसलिए पूछता हूँ कि मास्टर जियो के पीछे का दिमाग तुम ही हो ना, जिसने मेरी हर चाल को मात दी? कंफर्म करने के उद्देश्य से एसपी ने पूछा। कबीर ने सिर्फ अपना सिर हिलाकर हाँ में सहमति दी। एसपी ने अपना बैग फिर भरते हुए कहा, तुमने मुझे हर बार मात दी और मेरा ट्रांसफर तक करवा दिया, मान गया तुम लोगों को। कबीर ने बैग का घूंट भरते हुए कहा, मैं कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहता, पर आपने जिद पकड़ ली थी कि पीछे पड़ जाना है, इसलिए ये सब करना पड़ा। आप दोनों एक साथ ही हैं, मुझे लगा भी था, लेकिन वो सब मेरा अनुमान था जिसे साबित करना मुश्किल है। एसपी ने अपनी बात रखी। आपके ट्रांसफर लोकेशन क्या है? मास्टर ने उत्सुकता से पूछा। साउथ गोवा, एसपी ने जल्दी से जवाब दिया। मेरे वहाँ कई कॉन्टेक्ट है, अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। साथ ही अगर आपको जानकारी भी चाहिए तो भी इंतजाम हो जाएगा, मास्टर जियो ने मदद करते हुए कहा। आपका एम्पायर वहां तक है मास्टर जियो, मुस्कुराते हुए एसपी ने कहा। मुझे लगता है मैंने आप दोनों को ही बहुत कम करके आंका, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। एसपी ने अंत में मन की व्यथा कही। हमें लाइफ में किसी को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, कब किसी शेर को सवा शेर मिल जाए, मास्टर जियो ने मजाक में कहा। ढेर सारी बातचीत के बाद मास्टर जियो का मन एसपी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मास्टर जियो ने एसपी से कहा, आप जब कल जा रहे हैं तो आप कुछ बता ही दीजिए, आपकी पोस्टिंग, वाइफ और जो भी आपकी जिंदगी की कहानी हो। हाँ एसपी साहब, कबीर ने भी इंसिस्ट किया। अब आप इतना कह रहे हैं तो सुनिए, मैं नागपुर की मालिन बस्ती में पला। पापा ने मजदूरी करके पढ़ाया, बाद में टीचर ने अपने पास रख के मुझे आगे की पढ़ाई करा। उसी की वजह से मैंने यूपीएससी को पार किया और तब दूसरी बार में आईपीएस बना। मेरी पहली पोस्टिंग चंबल में हुई, जहां मेरा सामना कई डकैतों से हुआ। मैं गंदी बस्ती से निकला था, इसलिए न्याय की मेरे लिए बहुत अहमियत थी। आपके जालौन में 2 साल की ड्यूटी की। इसके बाद मैंने सिलचर असम में काम किया और भी कई जगह 6 महीनों के लिए काम किया, लेकिन कहीं भी रुक नहीं सका। हर बार मुझे ट्रांसफर मिलता, मुझे डिमोटिवेशन भी मिला, लेकिन मैंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। इसलिए तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। खैर, मैं कल तो जा ही रहा हूँ। एसपी साहब ने भावुक होकर लंबी सांस ली। एसपी साहब, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। अच्छा होता आप न जाते, हम मिलकर पूरा शिमला संभालते, मास्टर जियो ने कहा। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, कल सुबह ही निकलना है, इसलिए कबीर और मास्टर जियो ने एसपी से इजाजत ली। इस बातचीत को खत्म करना जरूरी था, इसलिए अतुल से मिलना बाकी था। वहां से निकलने के बाद कबीर ने अतुल से मिलना तय किया था। उसने सोचा कि आज ही उससे मिलकर काम खत्म किया जाए, क्योंकि काजल हर दिन उसे निकलने नहीं देगी। इसलिए मास्टर जियो और कबीर ने अतुल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अतुल वहां भी बेसुध पड़ा था। कदमों की आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
कबीर ने वहां पहुंचते ही सबको बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ मास्टर जियो, कबीर और आधा सोया अतुल था। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे जगाते हुए कहा, उठ जाओ, अब बहुत सो लिए। अतुल एकदम से चौंक कर उठता है और इधर उधर देखकर अपने सामने मास्टर जियो और कबीर को पाता है, जिसे देखकर और भी डर जाता है। कबीर उससे कहता है, देखो अतुल, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ अपना नाम साफ चाहिए ताकि मेरे परिवार में लोग मुझे अपना सकें और सारस्वत परिवार का नाम भी साफ हो जाए। मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने अपने अखबार में जो लिख दिया सो लिख दिया, और खासकर जिस परिवार ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया उसकी इमेज साफ करने के लिए तो मैं हरगिज रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, अतुल ने दृढ़ता से कहा। दरअसल जब अतुल शिमला शहर में एक 24 साल का नौजवान पत्रकार के रूप में पत्रकारिता की पढ़ाई करके आया था, तब उसने एक न्यूज एजेंसी में फील्ड रिपोर्टिंग शुरू की थी, जिसमें उसने सारस्वत परिवार पर रिपोर्टिंग की थी। सारस्वत परिवार की शिमला में बहुत इज्जत थी, इसलिए उसे इस नौजवान की रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई। सारस्वत परिवार ने रुपए देकर न्यूज एजेंसी से अतुल को निकलवा दिया। इस बात से अतुल को गहरा सदमा लगा। उसे समझने में 7 महीने लग गए कि उसकी नौकरी क्यों गई थी और उसे कोई नौकरी क्यों नहीं दे रहा था, जबकि उसने जामिया से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन किया था, जहां उसने अपने डिपार्टमेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अतुल का वो बुरा दौर था, तब से उसे सारस्वत परिवार से नफरत थी, जिसने उसका करियर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म कर दिया था। फिर उसे एक लड़की मिली जिसने उसे उसकी खुद की न्यूज एजेंसी खड़ी करने की सलाह दी और मानसिक और आर्थिक रूप से मदद भी की। जब अतुल की खुद की एजेंसी हो गई तब उसने कई सालों तक इंतजार किया और फिर उसे कबीर की ड्रग रिपोर्ट मिली तो उसने उसे झट से छाप दिया, वो भी बहुत खास लेख के साथ। अतुल देखो, करना तो तुमको पड़ेगा अभी या फिर कुछ समय बाद, क्योंकि इस जगह कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं आने वाला है। तुम इतना दर्द क्यों चाहते हो, खासकर जब तुम उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हो। समझदारी से काम लो और सही रास्ता चुनो। कबीर ने अतुल को फिर समझाने की कोशिश की। मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो, अतुल ने अड़ते हुए कहा। अब कबीर अपना आपा खो रहा था। उसने इशारा कर एक आदमी से एक चूहा और बाल्टी मंगाई और उसके पेट पर बांध दिया और चूहे को भी उसके अंदर रख दिया और उसके बैग में आग से गर्म किया। इस प्रक्रिया में जब चूहा बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजता है तो उस शरीर को ही काटना शुरू कर देता है। एक दर्दनाक स्थिति होती, टॉर्चर करने के सबसे अच्छे तरीकों में इसे माना जाता है, इसलिए कबीर ने इसे अपनाया और इंतजार किया। कुछ ही देर में अतुल ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया था। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। कबीर बस उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट अतुल को बहुत खटक रही थी, जो कि उसके दर्द में आग में घी डाल रही थी। अतुल हिम्मत नहीं हार रहा था, वो अभी भी कबीर की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो तड़प गया। उसने बाल्टी को हटाने का इशारा किया। कबीर ने खुद बाल्टी हटाई। उसके बाद अतुल ने बहुत लंबी सांस ली। उसका पेट खून से लथपथ था, जो कि चूहे के काटने से हुआ था। कबीर ने अब उसके घाव में उंगली घुसाते हुए कहा, अब क्या ख्याल है, करोगे या नहीं? नहीं, जब तक मुझ में जान है बिल्कुल नहीं, अतुल ने स्पष्ट किया। अच्छा तो एक बात बताओ, तुमने जब से रिपोर्ट पब्लिश कराई है उससे सारस्वत परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हारी रिपोर्ट ने सारस्वत परिवार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिन बदनामी जरूर हुई। तुमको पता है वो परिवार मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने मुझे ड्रग दिया ताकि वो मुझे घर से निकलवा सके। तो तुमने रिपोर्ट छाप कर एक हिसाब से उनकी मदद की। तुमने जानने की कोशिश की कि रिपोर्ट किसने लीक की और तुम्हें ये क्यों दी? कबीर ने अतुल के सामने कई सारे रहस्यों पर सवाल किए। अतुल अब काफी हैरान था। उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था कि उसे ही रिपोर्ट क्यों दी गई और रिपोर्ट किसने और क्यों पहुंचाई। सबसे बड़ी बात, उसने सारस्वत परिवार की ही मदद कर दी थी। क्या बक रहे हो, उसने कबीर से कहा। उसका जवाब बता रहा था, वो बेचैन था। इसके बाद कबीर ने अपना खेल जारी रखा। उसने कहा, तुम मान जाओ नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे कहे काम करूं। मैं जब चाहूंगा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। कबीर को अतुल ने इतने टॉर्चर के बाद भी जवाब दिया। अतुल, तुम बहुत सख्त जान हो, पर अफसोस तुम्हारी बीवी और तुम्हारी छोटी बच्ची उतनी सख्त नहीं होगी जो कि दिल्ली में रोहिणी 2 BHK फ्लैट में रहती। कबीर ने कोई रास्ता न पाकर परिवार को बीच में लाकर दांव खेला। नहीं, तुम इतना गिर सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। खैर मुझे नया नहीं लगा, क्योंकि उसी गंदगी के हिस्से हो, अतुल ने चीखते हुए कहा। हाँ, मैं इतना ही क्रूर हूँ और अगर तुमने काम नहीं किया
तो मेरे आगे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कबीर ने स्पष्ट किया। तुम मुझे मजबूर नहीं कर पाए तो तुमने मेरी फैमिली को लेकर धमका रहे हो। मैंने तुमसे ज्यादा नपुंसक इंसान नहीं देखा, अतुल ने कबीर को पूछा। तुम मुझे फैमिली और अच्छे बुरे की बात नहीं बताओ तो ही अच्छा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने कितना अच्छा बर्ताव अपने साथी के साथ किया था। उसे झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया, अपनी ताकत और रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। मैं अगर ये बात तुम्हारी बीवी को बता दूं तो कैसा रहेगा, या फिर उस लड़की को पब्लिक में ले आऊं तो कैसा रहेगा? तुम जो ईमानदारी पर तमगा लिए फिरते हो, तुमने रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पब्लिश की ताकि तुम बदला ले सको। तुम कोई इंसाफ का मसीहा नहीं हो। मैं अगर अपनी पर आ जाऊं तो तुम नंगे हो जाओगे। तुम मुझे सही मत बताओ। कबीर ने इस बार अतुल को खरी खोटी सुना दी। अब अतुल को लगा कि उसका भांडा फूट चुका था। वो हैरान था कि कबीर को इतना कैसे मालूम था। अब उसने गौर से विचार किया कि उसे अपनी खबर में उस रिपोर्ट को खारिज करने में हर्ज क्या है। दूसरी तरफ रिपोर्ट से ज्यादा लाभ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, अपने फैमिली को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, ऑफिस की लड़की अगर सबके सामने आ गई तो उसकी बीवी उसे छोड़ देगी और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और अपनी जान बचेगी, तभी वो कुछ करने में सक्षम होगा। एसपी अपने घर पर मास्टर जियो और कबीर को बुलाता है। कबीर मास्टर जियो से मिलने पहले से गया था। दोनों साथ ही एसपी के घर पर गए थे। उनके मन में संदेह था कि एसपी की साजिश भी हो सकती है, इसलिए एसपी के रम के ऑफर को वो एकदम से नहीं पीते, लेकिन जब एसपी खुद पहले पीता है तब उन्हें यकीन आ जाता है। एसपी कबीर और मास्टर जियो को बताता है कि उसकी अगली पोस्टिंग साउथ गोवा है। तब मास्टर जियो उसे अपने कॉन्टेक्ट के बारे में बताते हैं। एसपी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी बात करता है कि वो किस तरह मलिन बस्ती से उठकर एसपी बना था। अब एसपी ने कबीर के सामने मान लिया था कि कबीर उससे ज्यादा होशियार है। अतुल से मिलने के लिए मास्टर जियो और कबीर पहुंचे। कबीर सबसे पहले टॉर्चर करने के लिए बाल्टी के अंदर चूहा रखकर उसे बाहर से गर्म कर देता है, जिससे चूहा उसके पेट में छेद कर देता है। फिर कबीर उसे बताता है, तुमने मेरी रिपोर्ट छापकर सारस्वत परिवार की ही मदद की क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। इसके अलावा परिवार पर हमले और आखिरी उसकी पुराने कर्मचारी का केस भी खोला कि अगर वो लड़की सामने आ गई तो क्या होगा। इसलिए तुम बात मान लो और अपनी रिपोर्ट को खारिज कर दो। कल अतुल को कबीर ने बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की थी। कबीर और मास्टर जियो अतुल को सोचने का वक्त देने के लिए वहां से बाहर चले गए ताकि अतुल किसी नतीजे पर पहुंच सके। अतुल अब सोच में डूबा था और कबीर की हर एक बात पर ढंग से गौर कर रहा था कि अगर सच में सारस्वत परिवार के लोग कबीर को पसंद नहीं करते तो उसकी रिपोर्ट का सारस्वत परिवार का क्या नुकसान हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि थोड़े दिन लोगों ने सोचा कि सारस्वत परिवार का दामाद ड्रग लेता है। इसके अलावा उसके कबीर की इमेज को साफ न करने पर उसकी पत्नी और बच्चे खतरे में थे। इसके अलावा उसकी पुरानी कर्मचारी वाली बात से तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी और खूब बदनामी होगी और जेल भी हो जाएगी। ये सारी संभावनाएं सोचने के बाद उसे लगा कि हाँ, टॉर्चर होने से अच्छा है मुझे एक रिपोर्ट बना देना चाहिए कि कबीर पर लगे आरोप झूठे थे। इस सब के बाद अतुल को ये सब समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए पहले बचना जरूरी है। जब जान बचेगी तभी कुछ हो सकता था, नहीं तो वो क्या ही कर सकता है। इसके अलावा वो ये भी सोच रहा था कि मास्टर जियो और कबीर जैसे ताकतवर लोग उसके दोस्त बन सकते हैं, जिसका मौका उसे गंवाना नहीं चाहिए। ये दोनों उसके आगे के करियर के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। ये सब सोचकर उसने निश्चित किया कि वो कबीर का साथ देगा। अब अतुल ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को मास्टर जियो और कबीर को बुलाने को कहा। थोड़ी ही देर में कबीर और मास्टर जियो वहां हाजिर थे। मैं तुम्हारी ड्रग रिपोर्ट वाली खबर का खंडन करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी से दूर रहना होगा। उस लड़की से भी दूर रहना होगा जिसकी धमकी तुम मुझे देते हो। साथ ही वो मेरे आसपास भी न रहे, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी और मुझे बिल्कुल तुरंत रिहा करना होगा ताकि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। अतुल ने शर्त मानते हुए अपनी फरमाइश रखी। तुम कल तक नहीं जा सकते अतुल, कबीर ने उसे बताया। पर क्यों? तुम मुझे आजाद नहीं करोगे तो तुम्हारी रिपोर्ट को खारिज करने वाली रिपोर्ट कैसे बनेगी? अतुल ने समझदारी करने की कोशिश की।
क्योंकि कल तक एसपी अपना सामान पैक कर गोवा निकल जाएगा। फिर तुम आराम से आजाद हो जाना और अपना दिया हुआ टास्क करना। कबीर ने छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहा। कबीर ने एक बात और कही, देखो अतुल, अगर होशियार बनोगे तो तुम्हारी पत्नी पर हमारी नजर हमेशा रहेगी, तो तुम कुछ भी बेवकूफी मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। कबीर ने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा। तभी मास्टर जीव ने आगे आते हुए उसके हाथ खोल दिए और कहा, अभी के लिए तुम सिर्फ यहाँ गेस्ट बनकर रहोगे, कैदी बनकर नहीं रहो। मेरे आदमी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन कल तक मत निकलना। मैं इस नरक से निकलने के लिए इतना सब कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे इसमें वापस आना पड़े, अतुल ने सफाई देते हुए कहा। इस बातचीत के बाद कबीर और मास्टर जीव वहां से निकल गए। इधर अब अतुल बंदी से गेस्ट हो गया था। वह कुछ देर पहले टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन अब उसे मर्जी के मुताबिक सब मिल सकता था। अतुल ने सबसे पहले नहाने की फरमाइश की, क्योंकि उसके जिस्म पर अभी खून से लगी शर्ट चिपकी थी। नहाने के बाद उसने साफ कपड़े पहने और लास्ट में उसने मटन और नान मंगाकर भरपेट खाए। अब अतुल को राहत मिली। उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। उसके बाद उसने आराम किया, क्योंकि बहुत दिन बाद मिला था, इसलिए वो सोना चाहता था और जी भरकर सोना चाहता था। दूसरी तरफ मास्टर जियो और कबीर अपने घर चले गए। मास्टर जियो अब रिलैक्स हो गए थे। उन्होंने अपने घर के बाहर रहने वाले आदमियों को भी अब अपने गैंग मेंबर को इकट्ठा करने को लगा दिया था, क्योंकि उन्हें अपने असली काम के लिए काफी दिन हो गए थे। वे सब धंधे से दूर थे। सब आदमी एसपी के डर से अलग अलग थे। अब एसपी जब जा चुका था, तो ये सही समय था कि वो उन सबको शहर में फिर से काम पर लगा दे। मास्टर जियो बहुत थक गए थे। पहले कबीर से मुलाकात, फिर एसपी के घर, और अभी अभी अतुल का मामला निपटा कर आ रहे थे। मास्टर जियो ने आरके को सभी पुराने गैंग मेंबर को वापस लाने और कुछ नए मेंबर रिक्रूट करने का भी काम दिया था। आरके भी अभी पारस के वापस इंडिया आने के जुगाड़ देख रहा था। आरके ने पारस को फोन किया और फोन उठते ही उसने पारस से कहा, सर, एसपी सर का ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। अब आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। ठीक है आरके, ये सब कैसे हुआ? पारस ने उत्सुकता से पूछा। पॉलिटिशियन नरवाल के इंटरफेयर से डीआईजी पर प्रेशर बनाया, जिससे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये तो होना ही था, आरके ने बहुत ही संक्षिप्त में बताते हुए कहा। बाकी और कोई अपडेट? पारस ने अपने शहर के बारे में और जानना चाहा। बाकी कबीर तेजी से रिकवर हो रहा है। आज वो पूरा दिन मास्टर जियो के साथ ही था। अतुल को भी एसपी से छुड़ा लिया गया था और वो अब तक मान गया होगा, क्योंकि मास्टर जियो और कबीर उससे मिलने गए थे। आरके ने अपडेट देते हुए बता दिया, बहुत दिन से अपना धंधा ठप था, इसलिए हम अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी वापस आ जाओ, कल शाम तक का टिकट करवा देता हूँ। आरके ने अभी कहना जारी ही रखा था। ठीक है, फिर मैं कल तुमको मिलता हूँ। तब तक मास्टर साहब का ख्याल रखना। पारस ने अपनी बात खत्म की। ओके सर। पारस की बात पर सहमति देकर उसने फोन काट दिया। मास्टर जियो सोच रहे थे कि कबीर की हेल्थ भी सुधर रही थी, जिससे अभी भी काफी खुश थे। काफी दिनों बाद वे इतना खुश थे। मास्टर जियो की यही लापरवाही उनको भारी पड़ गई। जब वे सोने जा रहे थे, तभी उनके घर के सामने दो गाड़ी रुकती। उसमें एक सूट पहने हुए कुछ लोग निकलते हैं। उनमें से कुछ धीरे धीरे मास्टर जियो के सामने वाले होटल में चले जाते हैं। वहां चेक इन करने के बाद वे रूम में घुस जाते हैं। पूरे कमरे को बहुत बारीकी से चेक करने के बाद उनमें से एक ने वहां अपना सामान रखा। वो अपने बैग में से एक बायनोकुलर दूरबीन निकालता है। थोड़ी देर तक अपना लेंस एडजस्ट करने के बाद उसने अपनी नजर मास्टर जियो की तरफ मोड़ दी, जहां फिलहाल तो कोई नहीं था। सिर्फ एक नौकर जरूर दिख रहा था। उस व्यक्ति ने पूरी तरह से पूरे घर के हर एक कमरे को अच्छे से चेक किया। मास्टर जियो जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके बिस्तर के चारों ओर M16 गन लिए कुछ मुखौटा लगाए आदमी खड़े। थोड़ी देर के लिए मास्टर जियो अचंभे में पड़ जाते हैं कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अभी कुछ घंटे पहले की बात थी कि वे चैन से अपने बिस्तर में सो गए थे, लेकिन उनकी किस्मत में आराम नहीं था। पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सारे आदमी किसके हैं, उससे क्या चाहते हैं। मास्टर जियो ने उनसे अनुमति लेते हुए पूछा, मैं बिस्तर से उतर सकता हूँ या यहीं पड़ा रहूं? उनके मुखिया ने सर हिलाकर इशारा किया। मास्टर जियो जब अपने लिविंग रूम से बाहर आते हैं तो उनका नौकर बेहोश था, जिसके शरीर पर ट्रैंकुलाइजर चुभा था। मास्टर जियो ने वॉशरूम जाने की अनुमति दी, लेकिन उससे पहले एक आदमी ने
पूरा वॉशरूम चेक किया। वहां से निकलकर मास्टर जियो ने अपने दिन प्रतिदिन के सारे काम बंदूक की नोक पर ही निपटाए। अब सारे काम के बाद वो मुखिया से बोले, आप कौन लोग हैं, मुझे क्यों यहाँ बंदूक की नोक पर रखा है? मैं इनका लीडर हूँ और मुझे आप मिस्टर एक्स कह सकते हैं। उनके मुखिया मिस्टर एक्स ने अपना परिचय दिया। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अगर आप जानते हो तो आप मुझ पर बंदूक तानने से कतराते। मास्टर जियो ने अहंकार से कहा। मास्टर जियो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। पहले तुम एक मामूली इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तुमने नेपाल एक्सपोर्ट करने शुरू किए। उसके बाद तुमने ड्रग और शराब की स्मगलिंग शुरू की, जेल भी गए। टाइम के साथ तुमने बड़ी खेपे स्मगल करनी शुरू की, फिर तुमने एक गैंग बना ली। जब ये चल निकला तो तुमने उसके बाद में हथियारों का काम शुरू किया। हथियार का काम शुरू करने के बाद तुमने यहाँ के सभी गैंगस्टर से मीटिंग कर उन्हें अपने में मिलने का ऑफर दिया। ज्यादातर मान गए और जो नहीं माने वो दुनिया से गए, जिससे तुम्हारा शहर पर कब्जा हो गया। बाद में तुम्हें दुनिया के बड़े माफिया ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, इसलिए अब इंटरनेशनल ग्रुप की मदद से तुम इंडिया के भी हथियारों का धंधा देखते हो, मिस्टर एक्स ने कहा। मिस्टर एक्स की बात सुनकर मास्टर जियो बेहद घबरा गए, क्योंकि आदमी तो उसकी पूरी कहानी जानता था। अब वो समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं, ये जरूर कोई अच्छे से जानकारी दिए गए लोग हैं। और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मास्टर जियो ने झुंझलाते हुए पूछा। तुम ही कबीर को मारना चाहते थे, मास्टर एक्स ने साफ किया। वो गलत फहमी थी। जब मैंने ऐसा चाहा था, लेकिन कबीर अभी जिंदा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ और उससे मिलवा भी सकता हूँ। मास्टर जियो ये भी भूल गए थे कि उनकी ये बात कबीर को खतरे में डाल सकती थी। मास्टर जियो ये समझ गए थे कि ये जो भी है उसे उनके बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वे इतनी बारीकी से बातें कर रहे थे जो कि कोई गहरी खोजबीन से ही जान सकता है। मास्टर जियो के मन में अभी भी कई सवाल थे कि कहीं एसपी ने तो गुंडे नहीं भेजे हैं, इसलिए उसे उसके बारे में सारी जानकारी है। दरअसल सबसे पहले वे लोग सामने के होटल में जाकर मास्टर जियो पर नजर रखने लगे। जब सब सो जाए तब वे घर के अंदर दाखिल हों, ताकि रिस्क कम से कम हो। वे निगरानी रखते रहे और लगातार अपने लीडर मिस्टर एक्स को इन्फॉर्म करते रहे। उन्होंने मास्टर जियो के हर एक कमरे के बारे में पूरी चीजें देख ली। जैसे ही मास्टर जियो सो गए, पूरे घर में नौकरों की भी गतिविधि बंद हो गई। तब मिस्टर एक्स और उसके साथियों ने अपनी ड्रेस पहनी, मास्क लगाया, जूते पहने, गन ली जिसमें ट्रैंकुलाइजर था, ताकि किसी की जान न जाए। उन्होंने रबर के जूते पहने थे, हाथों में दस्ताने पहने थे। उनकी पूरी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद उनमें से दो लोग जाकर मास्टर जियो के घर की खिड़की को खोलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने एक औजार के सहारे खिड़की को खोल दिया और घर के अंदर दाखिल हुए। एक व्यक्ति ने पहले सारे कमरों का चक्कर लगाकर दोनों नौकरों को ट्रैंकुलाइज किया, ताकि वे अब उठकर बीच में बाधा न बन सके। उसके बाद वे चुपके से मास्टर जियो के कक्ष में पहुंचे और वहां उनके उठने का इंतजार करने लग गए। जब मास्टर जियो उठे तब उन्हें अपने सामने यही लोग दिखे। देखते ही देखते उन लोगों ने मास्टर जियो को अपने गन पॉइंट पर रख लिया। मास्टर जियो को समझ नहीं आ रहा था कि जज लोग अचानक से कहां से आ गए। उन लोगों ने मास्टर को सावधान करते हुए कबीर के बारे में पूछा और उसको यहाँ बुलाने को कहा। मौका देखते हुए हमला करने वालों ने मास्टर जियो के फोन से कबीर को कॉल लगाया और उसको धमकी देते हुए कहा कि अगर वो नहीं आया तो मास्टर जियो की जान भी जा सकती है। इतना कह के इन लोगों ने कॉल को काट दिया। कौन थे आदमी जिसने मास्टर जियो के सर पर बंदूक रखी थी? मास्टर जियो और कबीर मिलकर अतुल को हर तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर की दलीलों के आगे अतुल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। एक तरफ उसके पास मौत से भी बदतर जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसके पास मास्टर जियो और कबीर जैसे लोगों का सपोर्ट था। अतुल को फैसला करने में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आना चाहिए था, मगर किसी ने कहा है ना, इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। वैसे ही अतुल भी अभी अपने प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कहीं फंसा हुआ था, मगर आखिर में उसने बहुत अच्छे तरीके से सोचने के बाद इस बात का फैसला किया कि वो अब से कबीर का साथ देगा। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, मगर जान और परिवार के सौदे में ये बहुत बड़ा मुनाफा था। जब अतुल
अपने पाले में आ गया तब मास्टर जियो और कबीर के पास अब कोई काम नहीं बचा था। कबीर को अपने प्लान का नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ दिनों की जरूरत थी। वो जल्दीबाजी में कोई काम छोड़ना नहीं चाहता था। मास्टर जियो ने कबीर को उसके घर ड्रॉप करके खुद अपने अड्डे पर चले गए। अचानक से मास्टर जियो के अड्डे के बाहर कुछ लोग आते हैं जो उनके अड्डे पर नजर बनाए हुए थे। शहर में सब ठीक होने लगा था तो मास्टर जियो ने भी अपनी सिक्योरिटी को हल्का कर दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग रात को मास्टर के अड्डे के अंदर चले जाते हैं और मास्टर जियो को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। मास्टर जियो को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उनके अड्डे पर क्या करने को आए हैं। अचानक उनमें से एक ने, जो खुद को मिस्टर एक्स बता रहा था, वो आया और उसने मास्टर जियो के साथ अपनी बहस शुरू कर दी। कुछ देर की बातचीत के बाद मास्टर जियो इस बात को समझ गए थे कि अब कबीर ही उनको इस मुसीबत से निकाल सकता है। तो मास्टर जियो ने उस मिस्टर एक्स की बात कबीर से कराई। मिस्टर एक्स ने कबीर को साफ साफ बता दिया था कि अगर वो नहीं आया तो मास्टर जियो बहुत ज्यादा मुसीबत में आ सकता है। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अभी चल भी नहीं पा रहा था। खैर, कबीर ने मास्टर जियो को अपनी कार भेजने को कहा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से कौन मिस्टर जियो पर हमला कर सकता है, वो भी तब जब सब कुछ सॉल्व हो गया है। कबीर हैरान परेशान सा काजल को देख रहा था जो उसके बगल में सो रही थी, क्योंकि अगर उसको जाना था तो उसको काजल को कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ता। उसका मन तो नहीं था कि वो झूठ बोले, मगर अभी कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। वो बेड पर बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि काजल को किस तरह से मना सकता है। कबीर को अभी गोली लगी हुई थी। इस हाल में काजल उसको रात के अंधेरे में बाहर नहीं जाने देने वाली थी, मगर कबीर के नहीं जाने से मास्टर जियो की जिंदगी को खतरा हो सकता था। आखिर में कबीर ने एक रास्ता निकाला और काजल को नींद से जगाते हुए बोला कि मास्टर जियो को दिल का दौरा आया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कबीर का अभी वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो काजल नींद में थी तो उसको समझ नहीं आया, मगर जैसे ही कबीर ने उसको अच्छे से पकड़ के हिलाया उसकी नींद टूट गई। अब उसको समझ आया कि कबीर बाहर जाने की बात कर रहा है। उसको पहले तो अजीब लगा, मगर जब कबीर ने फिर से रिक्वेस्ट किया तो काजल ने भी ज्यादा अपोज नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कबीर की जान उन्होंने बचाई थी। कबीर ने काजल को यह भी बता दिया कि मास्टर जियो के भाई ने उसके लिए कार भेज दी है। काजल ने कबीर को जाने से पहले अपनी चोट का ध्यान रखने को कहा। कबीर ने काजल को प्रॉमिस किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो घर से बाहर आया तो उसने पाया कि मास्टर जियो की भेजी हुई कार वहां पर पहले से खड़ी है। कबीर मौका पाकर आगे आया और कार के अंदर जाकर बैठ गया। उसका दिमाग अभी किसी बलून की तरह हवा में उड़ रहा था। यहाँ पर कबीर के साथ दिक्कत ये हुई थी कि कबीर भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। उसने अभी कैसे भी करके अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी कुछ दिनों से कबीर जिस तरह के हालात से गुजर रहा था उसमें इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये अचानक से हमला करने वाला गैंग कहाँ का है और इसका मकसद क्या है। कबीर ने रास्ते में ड्राइवर से भी पूछने की कोशिश की, मगर उसको कुछ भी पता नहीं था कि मास्टर जियो के अड्डे पर क्या हुआ है। हर एक बीतते पल के साथ कबीर के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। उसको ये भी लग रहा था कि ये कहीं एसपी की कोई चाल तो नहीं है, मगर एसपी के नाम का सबूत था। इन लोगों के पास तो एसपी खुद ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। बाकी बात यह भी थी कि एसपी ने बहुत सारे गैंग का सफाया खुद कर दिया था और बाकी के बचे हुए लोग अब मास्टर जियो के पनाह में ही थे। तब ये हमला करने वाले लोग कहां से आए थे? कबीर अपने ही दिमाग में 100 तरीके से सोच विचार कर रहा था और खुद ही अपनी बात को काट देता था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अब तो कबीर को समझ आ गया था कि मास्टर जियो के अड्डे पर जाकर ही उसको उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। रात, काला अंधेरा कबीर के डर को और ज्यादा बल दे रहा था। और जियो कोई आम आदमी नहीं थे कि कोई भी अचानक से उन पर हमला करके उनको परेशान कर दे। अगर मास्टर ने कबीर को याद किया था तो जरूर से कोई ज्यादा बड़ी बात थी। जब कबीर मास्टर जियो के अड्डे पर गया तो उसने पाया कि बाहर के सभी आदमी बेहोश पड़े हैं। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसके बाद कबीर धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर पर अंदर की तरफ जाने लगा। वो जैसे जैसे आगे जा रहा था उसको समझ आ रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हुई है। हर तरफ आदमी बेहोश पड़े हुए थे।
किसी को नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ है। रात के सन्नाटे में कबीर आराम से आगे बढ़ रहा था। जब वो घर के गेट के पास गया तो उसने पाया कि आरके भी वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब कबीर की बेचैनी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तभी अचानक से उसको दो आदमी मिले जिन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था। उन्होंने कबीर को रोका, उसकी तलाशी ली और फिर उसको उसके व्हील चेयर के साथ मास्टर जियो के कमरे में लेकर चले गए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसको मारना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। जब वो मास्टर जियो के कमरे में गया तो उसने पाया कि मास्टर जियो को दो लोगों ने गन पॉइंट पर रखा हुआ है। मास्टर जियो पूरी तरह से पसीने में डूबे हुए थे। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहे थे, मगर कबीर इस बात को समझ रहा था कि मास्टर अभी किस परेशानी में है। अभी कबीर मास्टर जियो को देख ही रहा था कि अचानक से एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह आवाज कबीर ने पहले भी सुनी थी, मगर अभी उसको याद नहीं आ रहा था कि किसकी आवाज है। उस आवाज ने कबीर को भरोसा दिलाया कबीर को कुछ नहीं होगा, मगर कबीर ने कोई हरकत की तो मास्टर जियो को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कबीर ने भी उस आदमी को भरोसा दिलाया कि वो खाली हाथ आया है और बात करना चाहता है। उस आदमी ने कबीर की बात का पहले तो बहुत ज्यादा मजाक बनाते हुए कहा कि जब लोग फंस जाते हैं तो बात करने को मान जाते हैं, लेकिन लोगों को फंसाना आसान नहीं होता है। कबीर को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अभी किस्मत और वक्त उस आदमी के साथ थी, इसलिए भी कबीर अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। कबीर ने अपने हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से उस आदमी को कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप किसी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए आए, क्योंकि मैं जब अंदर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से आदमी बेहोश पड़े हैं और किसी को कोई जख्म भी नहीं है। इन बातों से तो यही जाहिर होता है कि आप किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। कबीर की बात सुनकर वो आदमी बहुत तेजी से कबीर के पास आया और उसको जोर का थप्पड़ मारा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसको ये थप्पड़ क्यों मारा गया है, मगर अभी कबीर ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसके बाद उस आदमी ने अपने आदमियों को मास्टर जियो का ख्याल रखने को कहा और खुद कबीर के साथ बाहर की तरफ निकल गया। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी है और क्या चाहता है, मगर यहाँ पर अब कबीर को एक बात कंफर्म थी कि ये एसपी के भेजे गए आदमी नहीं है। वो आदमी जो खुद को मिस्टर एक्स कह रहा था, वो अब कबीर के साथ बाहर गार्डन में आ गया था। उसने कबीर को उसके व्हील चेयर के साथ एक जगह पर छोड़ दिया और खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कबीर आराम से उसकी नौटंकी देख रहा था। इससे पहले कि कबीर फिर से अपने मुंह से कुछ कहता, उस आदमी ने कबीर से पूछा कि चीफ कहाँ है और शिवेंद्र कहाँ। कबीर ने जब इन नामों को सुना तो चौंक गया, क्योंकि कबीर ने उनको मार दिया था। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों के नाम के बारे में केवल और केवल कबीर ही जानता था या उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जानते थे। अब जो आदमी सामने खड़ा था वो भी कहां से था, कबीर को अभी इस बात की जानकारी नहीं थी। जब बहुत देर तक कबीर का जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पूछा कि चीफ और शिवेंद्र कहाँ है। कबीर ने भी इस बार हिम्मत करते हुए बता दिया कि उसने उन लोगों को खत्म कर दिया है। तब कबीर ने खुद के स्टेटमेंट को ही सही करते हुए कहा कि चीफ ने शिवेंद्र को खत्म कर दिया और मैंने चीफ को खत्म कर दिया। इस बात पर उस आदमी ने अपना नकाब हटाया और कबीर के सामने आकर कहा, इस हरकत का अंजाम जानते हो कबीर? तुमने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुमको जीने नहीं देंगे। अभी ही कौन सा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझे लगता है बहुत आराम से जीने दे रहे हैं, कबीर ने गुस्से में कहा। कबीर के गुस्से को सेंस करते हुए उस आदमी ने कहा, किसी की जान लेना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है मिस्टर कबीर, मगर कभी कभी कुछ फैसले हमारे दिमाग को अपाहिज बना देते हैं। शायद से ये भी तुम्हारा वैसा ही फैसला था। मैं यहाँ पर चीफ को ढूंढने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने उनको ऊपर भेज दिया है। तब कबीर ने उस आदमी को पलट के जवाब दिया कि किसी को मारना सच में बहुत मुश्किल नहीं है, मगर अपने लोगों को मारना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तुमको बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या कहते हैं। अगर कोई अपने सीनियर को जान से मार दे तो इतना कहते हुए उस आदमी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और फिर से कहा, सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है, दूसरे आपके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाए जा सकते हैं, और तीसरा कि आपके नाम का ओपन कॉन्ट्रैक्ट आएगा मार्केट में। आखिर की शर्त के मुताबिक कोई भी आपको कभी भी और कहीं भी मार सकता है। जो पहले से ही मरा हुआ है उसको और कितना मारोगे।
कबीर ने उस आदमी पर तंज कसते हुए कहा। अब कबीर से रहा नहीं जा रहा था। उसको जानना था कि इस आदमी के पास इतने सारे राज कहां से हैं। मगर यह आदमी भी बहुत चालाक था। वो कबीर को नहीं बता रहा था कि वो कौन है और चीफ से उसका क्या रिश्ता है।